इसके अतिरिक्त बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की, कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। इन दोनों की फिर हम चर्चा कर रहे हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये दोनों के बारे में बात करते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो आपको सीधा याद रखना है कि जो गुणनखंड किए हैं आपने, अभाज्य गुणनखंड किए हैं, उन अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ हैं यानी कॉमन आ रहे हैं, जो उभयनिष्ठ यानी कॉमन, ठीक है, कॉमन की सबसे छोटी घात, या सीधे याद रखना कॉमन की सबसे छोटी घात। और इसके अंदर एलसीएम क्या रहेगा अपना, एलसीएम क्या रहेगा, एचसीएफ क्या रहेगा, तो याद रखना उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात, वो एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ का मतलब है महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम की बात करूँ मैं, तो एलसीएम क्या होता है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। तो एलसीएम की बात करें तो इसमें क्या होगा, तो उभयनिष्ठ की तो होगी अधिकतम घात, उभयनिष्ठ पद की तो होगी, उभयनिष्ठ पद की यानी कॉमन पद होगा उसकी तो ली जाएगी कौन सी घात, तो याद रखना अधिकतम घात। और गुणा में आएंगे अन्य शेष पद आएंगे और अधिकतम घात ली जाएगी उनकी भी अधिकतम घात लिया जाएगा उनका, ठीक है। अन्य शेष पद आ जाएंगे अधिकतम घात के साथ उसकी, ठीक है। ये दो बातें आपको याद रखनी है कि उभयनिष्ठ जो पद होगा उसकी सबसे छोटी घात क्या कहलाएगी, तो एचसीएफ कहलाएगी, और उसकी सबसे बड़ी घात होगी वो क्या कहलाएगी, एलसीएम कहलाएगी। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप कोई भी दो संख्या है, संख्या फर्स्ट और संख्या सेकंड, अगर उन दोनों का आप गुणनफल करके उत्तर निकालते हो तो वो बराबर आएगा, एचसीएफ निकाला हुआ है उन दोनों का और एलसीएम निकाला हुआ है उनके गुणनफल के बराबर होगा। संख्या फर्स्ट और सेकंड का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होगा। ये महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर, आपको याद रखनी है। ये तीन बातें अगर आपको याद है अच्छे से, और तो अब आप आगे प्रश्नावली कर सकते हो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1, ठीक है। इसका पहला सवाल करवा रहा हूँ। पहले सवाल के अंदर आप पढ़ पा रहे हो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें है संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और संख्याएं दी हुई हैं, किस में व्यक्त करना है, तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 140, 156, 3825, 5005, इन संख्याओं को अपने को करना है। अब हम कर रहे हैं ये सारे आगे की ओर सवाल। हमारे पहले का जो पहला सवाल है उसमें हमें को दिया हुआ है 140, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 140 आप देख पा रहे हो 140 है।
140 है, ये किसके बारे में आ रहा है? तो ये आपको थोड़ी सी मैं कुछ एक और डिटेल बात बताना चाहूँगा कि इसमें किसका भाग जाएगा। तो सबसे पहले देखना, याद रखना आप, दो का नियम। दो का नियम, इसमें ये देखा जाता है कि इकाई अंक क्या है। अगर इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब 3 का नियम क्या कहता है? तो 3 का नियम ये कहता है कि यदि संख्या दी होगी आपके सामने, उनके अंकों का योग, अंकों का योग करना है आपको, जोड़ने हैं अंकों को। अंकों का योग अगर 0 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी 3 के पहाड़े वाली संख्या आ जाए, तो 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और 2 का भाग कब जाएगा? जब इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो। और इसी तरीके से ये 4 का नियम होता है। 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम ये कहता है, 4 का नियम ये कहता है, दो अंक है ना, संख्या के पीछे वाले दो अंकों में यदि 4 का भाग जाए, तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे देख सकते हो आप, मैंने लिखा 216, पीछे वाले दो अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या यानी 216 के अंदर भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके बाद में मैं बात करता हूँ 5 का नियम। 5 का नियम ये होता है कि अगर संख्या का जो इकाई अंक है वो अगर 0 है और 5 है, तो 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम कहता है, यदि कोई संख्या में, कौन सा नियम? 2 का नियम भी लग रहा है, 2 का नियम भी लग रहा है, और 3 का नियम भी लग रहा है, 3 का नियम भी लागू हो रहा है, तो उसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूँ 240, पीछे 0 आ रहा है, 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, 2 का तो जाएगा ही। अब देखो 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा, तो अंकों का योग करो। 2 और 4 6, 6 और में 0 जोड़ा 6, तो अंकों का योग आया 6, तो ये 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा इसमें भी। तो 3 का नियम भी लग रहा है इस संख्या में, और 2 का नियम भी लग रहा है, तो इसमें 6 का भी नियम पूरा लगेगा। ये 6 का नियम होता है। और 7 का नियम क्या कहता है? 7 का नियम कहता है, 7 का नियम क्या है? तो आपको भाग लगा के चेक करना पड़ेगा, भाग से चेक करना पड़ेगा आपको कि 7 के पहाड़े से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से और भी नियम होते हैं, जैसे जैसे अपने करेंगे वैसे वैसे यूज होता रहेगा। और एक महत्वपूर्ण नियम बताता हूँ, 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है कि विषम स्थान पर आए अंकों का योग माइनस सम स्थान पर आए अंकों का योग, ये गठन करना है आपने। और अगर ये योग 0 आए, 11 आए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, विषम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, तो ये 11 का नियम पूरा पूरा भाग जाएगा। ये अपने देखेंगे उस समय जब हम करेंगे। एक बार ये 140 वाला सवाल करते हैं हमने। तो देखो पीछे 0 आ रहा है, पीछे 0 आता है, तो अपने कह सकते हैं कि 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा इसमें। तो 2 से भाग लगाया, उत्तर आएगा 70। फिर 2 से लगाओगे आप,
तो उत्तर आएगा 35। फिर अब 35 आ गया तो पीछे 5 आ रहा है, 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब अंकों का योग करके देखो, 3 और 5 कितने हो गए, 8। तो अंकों का योग, 3 के पहाड़े वाली संख्या नहीं आई तो 3 का नियम नहीं लगेगा इसके अंदर। अब 5 आ रहा है पीछे तो 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो उत्तर आया 7। 7 में 7 का ही जाएगा 1। तो ये इसके हो गए 140 बराबर आ गए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 140 के। अब इसके बाद में नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास संख्या दी हुई है 156। सेकंड सवाल के अंदर संख्या दी हुई है 156। 156 तो पीछे 6 आ रहा है, 2 से पूरा पूरा भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाते अपने पास आ जाएगा 78। फिर 2 से जा रहा है क्योंकि 8 आ रहा है पीछे, तो फिर आएगा 39। फिर 3 से जाएगा क्योंकि अंकों का योग 12 आ रहा है। देखो अंकों का योग करो इनका, 3 और 9 कितने हो गए 12, तो ये पूरा जाएगा 3 से, उत्तर आया 13। 13 में 13 का ही जाएगा। तो ये इसके हो गए गुणनखंड हो गए 156 के हो गए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये होगी इसके अभाज्य गुणनखंड। अब तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरे सवाल में हमारे पास था 3825। 3825 3825 3825। अब बताओ, 2 का तो नियम नहीं लग रहा क्योंकि आपको देखा ध्यान से करना है ये सवाल। 2 का नियम देखना है, फिर 3 का देखना है, 4 का देखना है, जिससे भाग जाए सीक्वेंस वाइज लगाते जाओ। अब 2 का तो नहीं लग रहा, 3 का देखते हैं अपने। 3 और 8 11, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 13 और 5 कितने हो गए 18। अंकों का योग आया 18। और मैंने अभी नियम लिखवाया था आपको कि अंकों का योग अगर 3 के पहाड़े वाली संख्या आ जाए तो 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हमने देखते ही संख्या को बता दिया कि 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 3 का भाग लगाओ। अब भाग लगाओगे तो उत्तर आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सते 21 और 3 पाँचे 15। फिर से देखो कि 3 का नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो 1 और 2 3, 3 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 3 के पहाड़े वाली संख्या है। इसका मतलब फिर से 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो उत्तर आएगा 4 4 2 और 5। अब देखते हैं, 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब इसका मतलब 3 के पहाड़े वाली संख्या नहीं आई, तो अब 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 4 का जाएगा नहीं और 5 का जाएगा। अब इसमें पूरा पूरा भाग, तो उत्तर आया अपने पास 8 और 5 85। फिर से 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, फिर उत्तर आएगा अपने पास 17 और फिर 17 से ही जाएगा क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, इसका खुद से ही भाग जाता है। अब इसके बाद में अपने पास आया 3825 के, जो निकल के आया अपने पास अभाज्य गुणनखंड इसके 5 गुना 5 और 17। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 3 की पावर 2 क्योंकि 3 2 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, 5 की पावर 2, 17 एक बार आ रहा है, 17 की पावर 1 लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब इसके बाद में चौथा सवाल। चौथा सवाल है, उसके अंदर दिया हुआ है अपने को 5005। 5005। ठीक है, 5 से जाएगा, डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 का नियम लगेगा नहीं क्योंकि 10 ही योग बन रहा है इसका। ठीक है, अब 1001 आ गया। अब इसका देखें किस में जाएगा। सबसे पहले 2 में नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 4 में भी, 5 में भी नहीं जाएगा, 6 में, 7 में लगा के देखते हैं इसका। 7 में, 7 के पहाड़े से 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3 0, 7 चौके 28 और घटाने पर आया 2 और ऊपर से उतारा 1, 7 ये 21, यानी चला गया ये पूरा पूरा 143 अपने को आंसर मिल गया। 7 से भाग लगाया, 143 आंसर मिला अपने को। अब देखते हैं कि 7 का जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 7 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं गया पूरा पूरा। तो 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जा रहा है। ठीक है, 9 का भी नहीं जा रहा क्योंकि 3 का नहीं जा गया,
तो 9 का उसी 9 का नियम वही वही है, अंकों का योग करो, 9 के पहाड़े वाली संख्या आए तो 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। 10 का जाएगा नहीं, पीछे 0 होने चाहिए। अब 11 से लगा के देखते हैं अपने। 11 का वैसे नियम है ना, ये देखो ये स्थान है इनके, इसमें कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। ये संख्या में कितने अंक हैं? 3 अंक है। अब 11 का नियम बता रहा हूँ मैं आपको। ये पहले स्थान पे आ रहा है 1, दूसरे स्थान पे आ रहा है 2 और तीसरे स्थान पे आ रहा है 3। ठीक है, ये स्थान है इनके। अब ये विषम स्थान है और ये भी विषम स्थान है। विषम स्थान के अंकों का योग किया तो कितना आया? 4। और ये कौन सा स्थान है? तो ये है सम स्थान। सम स्थान दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, ये काउंटिंग पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से काउंटिंग। तो इसके अंदर सम स्थान के अंकों का योग कितना आ रहा है? 4। अगर इनका अंतर, इनका डिफरेंस मतलब घटाव करा तो 4 में से 4 गया, उत्तर आया 0। तो 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देखते ही बता दिया हमने कि 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। वैसे आप लगा के देख सकते हो। 143, 11 एकम 11, 3 ऊपर से उतारा 3, 11 तिये 33, तो 11 आ गया। और ऊपर इधर उत्तर आया 13, 13 का 13 में ही जाएगा एक। और अपने पास आगे इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, अब इसका लास्ट सवाल है 5वां, उसमें देखते हैं। तो 5वें सवाल के अंदर आपको संख्या दी हुई है, वो दी हुई है 7429, 7429 ये संख्या दी हुई है। सबसे पहले देखो आप, 2 का नियम नहीं लग रहा क्योंकि इकाई अंक 9 आ गया तो 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 3 का नहीं जाएगा क्योंकि देखो आप अंकों का योग करके 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, तो अंकों का योग 22 आया। तो 2 का भी नहीं जाए, 3 का भी नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, और अंकों का योग 22 है तो 9 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, और 2 का नहीं गया तो 4 का भी नहीं जाएगा। 5 का नियम वैसे नहीं लग रहा क्योंकि पीछे वाला अंक 5 आए 0 आए तभी। और 6 का नियम लगेगा नहीं क्योंकि 2 का भी नहीं लगा और 3 का भी नहीं लगा। और 7 के पार्ट से अगर देखते हैं इसको भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो देखते हैं। मेरे हिसाब से नहीं जाएगा क्योंकि देखो आप 7 एकम 7 और 42 उतारेंगे तो एक 0 लग गया यहाँ पे, 42 नीचे आ गया, 7 के 42 हो गया। 9 आता नहीं है 7 के बारे में, यानी 7 का नियम भी नहीं लग रहा है, 7 का नियम भी नहीं लग रहा है। 8 का नहीं लगेगा क्योंकि 2 का ही नहीं लगा। अब इसके बाद में 10 का नहीं लग रहा, 11 का चेक करें तो 11 का नियम चेक करते हैं अपने। देखो 11 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ये इसके स्थान देखते हैं क्या क्या है, 1 2 3 4 नंबर, यानी 4 स्थान है इसके अंदर, इस संख्या के अंदर, और पहला दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर आ रहा है। ये विषम स्थान है इसके, और ये दोनों सम स्थान है। तो विषम स्थान पर आए अंकों का योग 11 आ रहा है और सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग 13 आ रहा है। इनका घटाव करो तो उत्तर आया 2। 2 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या नहीं है। 0 आए 11 आए अंतर, तभी अपना पूरा पूरा भाग 11 जाएगा। क्या जाएगा? 11 का नहीं गया। 12 का नहीं जाएगा क्योंकि 4 और 3 का नहीं गया। ठीक है, 13 का चेक कर सकते हैं आप। 13 से 13 5 65, और इस तरीके से आप को देखेंगे, कोशिश कर करके आगे बढ़ते जाएंगे। अपने देखते हैं 13 से किया तो हमने अपने पास आएगा 13 5 65 हो गया, 9 आ गया, 2 आ गया, और 13 7 91 हो गया, और 1 और 9 19 आता नहीं है दिन के 13 के पढ़ में, यानी 13 का भी नियम नहीं लग रहा। अब 14 का चेक करके देखोगे क्या आप? नहीं, क्योंकि 2 का भी नहीं लगा और 7 का भी नहीं लगा, तो 14 का भी नहीं लगेगा, और 15 का भी नहीं लगेगा क्योंकि 5 का और 3 का भी नहीं लगा। 16 का नहीं लगेगा क्योंकि 4 के पढ़े वाली नहीं आई। अब हम 17 से चेक करते हैं इसको। तो 17 एक अभाज्य संख्या है, इसका कोई खुद भाग लगा के देखना पड़ेगा अपने को। 17 चौके 68, ठीक है, और उत्तर आया अपने पास 6 और 2, ठीक है, 62 आ गया।
17 तिये 51, उत्तर आया 11 घटाने के बाद, और 9, 17 साते 119। तो कुल मिला के 17 के पहाड़े से तो इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है और उत्तर आ रहा है अपने पास 437। इस तरीके से चेक करते हुए हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, 437 आ चुका है अपने पास। अब 17 का वापस से लगा के देखेंगे तो नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। 17 दूना 34, 9 आया, 7 आया, 97 आता नहीं है 17 के पहाड़े में। ठीक है, अब हम 18 से नहीं देख सकते क्योंकि अपने को पता है कि 18 किसका टुकड़ा है, तो 2 गुना 9 होता है, 2 का भी नियम नहीं लगा और 9 का भी नहीं लगा। तो अब 19 से चेक करो आप इसको, 437 को 19 से, 19 एकम 19, 19 दूना 38, तो उत्तर आया 5 और 57, और 19 दिए 57, यानी 19 से पूरा पूरा चला गया, उत्तर आया 23, और 23 का 23 में ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी से नहीं जाता। तो अब हमारे पास 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आए वो 17 गुना 19 गुना 23 है। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा ये सारा काम। और वैसे भी आपको बताऊं मैं आपको बात, तो आपका 2 का पहाड़ा चेक करना है, 3 का चेक करना है, 4 नहीं चेक करना है क्योंकि भाज्य संख्या है वो, और ये 7 चेक करना है। ठीक है, 8 नहीं चेक करना है, 9 नहीं चेक करना है, 10 नहीं चेक करना है, 11 चेक करना है, 13 चेक करना है। ठीक है, ये सारी संख्याएं चेक करनी है आपने, यानी कि पहाड़े चेक करने हैं, लेकिन मैंने आपको डिटेल से पूरा बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद में आती है प्रश्नावली का, इसी प्रश्नावली का सेकंड सवाल। इसके अंदर हमें दिया क्या हुआ है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पूर्णांक दिए हुए हैं ये सवालों के अंदर, और इनके एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने हैं। उसके बाद में जांच करनी है, अपने को चेक करना है, जांच करनी है कि दोनों संख्याएं हैं ये दोनों, इनका गुणनफल जो आया वो उसके बराबर है एचसीएफ और एलसीएम के गुणा की। ठीक है, इतने से सवाल है, करते हैं। सबसे दूसरे का पहला करते हैं। पहले में संख्याएं दी हुई है हमारे पास 26 और 91। ठीक है, और सेकंड सवाल के अंदर हमारे पास संख्या दी हुई है 510 और 92। और तीसरे सवाल के अंदर, दूसरे का जो तीसरा सवाल है उसके अंदर हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं, वो दी हुई हैं 336 और 54। ठीक है, ये संख्याएं दी हुई हैं। अब सबसे पहला सवाल, अब अपने को सबसे पहले निकालने हैं एचसीएफ और एलसीएम, ये काउंट करना है इनका। तो इसके लिए अपने को याद रखनी है 2 ही बातें। ठीक है, 2 ही बातें आपको याद रखनी है। इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, विषम स्थान पे ये 11 करनी है। 2 चीज़ें याद रखनी है आपको, मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, अब फिर से कर रहा हूँ। एचसीएफ क्या होता है, तो याद रखना कॉमन जो आ रहा है दोनों में, उसकी कॉमन की न्यूनतम घात, न्यूनतम यानी मिनिमम, सबसे छोटी घात लेनी है, वो एचसीएफ होता है। और एलसीएम क्या होता है, तो वो होता है कॉमन की मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात गुणा अन्य पद। कैसे होने चाहिए, मैक्सिमम पावर सहित होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम पावर होनी चाहिए, बस इतनी सी बात याद रखनी है। कॉमन की न्यूनतम घात एचसीएफ और अधिकतम घात गुणा अन्य पद, ये एलसीएम है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 26 और 91 है, इसका निकालना होगा आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे इसके, 26 और 91। सबसे पहले देखो 6 आ रहा है पीछे, तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, उत्तर आया 13, 13 के पहाड़े में आता है, 1 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि पीछे 1 आ रहा है तो 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, और फिर देखेंगे 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योग कितना आ रहा है, अंकों का योग आ रहा है 10। तो अब
भाग किसका जाएगा, तो 7 का ट्राई करना आप, 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 5 का वैसे नहीं जाएगा, 5 के बाद 7 ही आती है अभाज्य संख्या। अब 13 आएगा भाग लगाने पर, अब ये 13 से जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। और अब देखो 26 है, उसके क्या क्या गुणनखंड बने, 2 गुणा 13, ये अभाज्य गुणनखंड बन गए। और 91 के गुणनखंड क्या क्या बने, तो 91 के बने 7 गुणा 13। अब HCF क्या है, HCF क्या है, तो वो है कॉमन। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, 13 13, उसकी कम से कम घात, कम से कम घात, इसके ऊपर कुछ घात नहीं है तो 1 होती है घात, यानी 1 ही बार आया हुआ है, तो 13 हो गया HCF, कॉमन की न्यूनतम घात। अब LCM क्या है, LCM क्या है, तो कॉमन की अधिकतम घात, कॉमन 13 था, 13 की अधिकतम घात भी 1 ही है और कम से कम घात भी 1 ही है, तो 13 आ गया। और शेष बचे पद यानी अन्य पद, अन्य पद कौन कौन से हैं, 2 और 7 है, इन सभी का गुना कर दो, LCM आ जाएगा। तो याद रखना कि कॉमन की तो मैक्सिमम पावर लेनी है और शेष पद लिख देने हैं, अन्य बचे हुए पद जो भी हैं। अन्य बचे हुए पद 2 था, एक 7 था, वो लिख दिया मैंने, और ये आ गई कॉमन की अधिकतम घात आएगी LCM के अंदर। अब इनका गुना किया तो उत्तर आया 26, 13 दूना 26 गुना 7, 7 छिके 42, 4 आई हासिल 14 और 4 कितने हो गए 18। अब हमें जांच करनी है, चेक करनी है, जांच करना है हमें कि फर्स्ट इंटू सेकेंड संख्या, फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी 26 गुणा 91, 26 गुणा 91 किसके बराबर आना चाहिए, HCF गुणा LCM के। तो मैं फर्स्ट और सेकंड का गुणा कर रहा हूँ, तो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का गुणा कर रहा हूँ मैं, गुणा करते हैं तो 26 एकम 26, 2 आई हासिल, 26 एकम 26, 2 आई हासिल, 26 निम्न कितना होता है, तो 234 होता है, 234 और 2 कितने हो गए 236। अब मैं कर रहा हूँ HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM कर रहा हूँ। HCF 13 आया हुआ है, LCM आया हुआ है 182, तो गुणा किया 13 दूना 26, 2 आई हासिल, 13 8 है, 13 8 है कितना होता है, तो 104 होता है, 104 और 2 कितने हो गए 106, यानी 10 आई हासिल, और 13 एकम 13, 13 और 10 हो गए 23। तो उत्तर दोनों सेम आ रहे हैं, देख पा रहे हो आप, HCF गुणा LCM भी इतना ही उत्तर आ रहा है और संख्या फर्स्ट और सेकंड का भी। तो अपने लिख सकते हो, आता है फर्स्ट इंटू सेकंड दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM के। इसी तरीके से हमने करना पड़ेगा सेकंड सवाल, ये वाला। तो बिल्कुल ही सरल सवाल है, 510 और 92, ये कर रहे हैं अपने सेकंड नंबर वाला, 510 और 92, ठीक है। तो सबसे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड कर लो आप, 510 के पीछे 0 आ रहा है तो 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 2 5 5 उत्तर आया। फिर 3 से जाएगा क्या इसमें भाग, अब 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 5 आ गया। अब 3 से चेक करते हैं तो 2 और 5 7, 7 7 और 5 12, तो 12 आया अंकों का योग, अंकों का योग 12 आते ही 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा और आप भाग लगा दो तो उत्तर आएगा 85। फिर अंकों का योग करो आप, कितना आ रहा है, तो आप अंकों का योग देख पा रहे हो, उत्तर 13 आ रहा है, 13, इसका मतलब हमें 2 का 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, किसका जाएगा 5 का, 5 का लगाया तो उत्तर आया 17। अब 17 में 17 का ही जाएगा, तो 510 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए वो आए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 17, ठीक है, ये निकल के आए। अब 92 का देखते हैं अपने अभाज्य गुणनखंड करके, 92 का तो पीछे 2 आ रहा है तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो उत्तर आया अपने पास 46। फिर से 2 का जाएगा क्योंकि पीछे 6 आ रहा है 23, फिर 23 के अंदर जाएगा 23 का ही पूरा पूरा भाग,
तो अपने पास 92 के निकल के आए, अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुना 2 गुना 23। और मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 92 के गुणनखंड को, आप 2 की पावर 2 इंटू 23, क्योंकि 2 2 बार आ रहा है, ये रहा। इस 2 को मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया। अब आपके सामने ये है 510 और ये है 92, ठीक है 92। अब आपको निकालना है HCF। HCF क्या होता है, तो आपको याद है कॉमन की, कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, 3 इसमें है 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है 5 इसमें नहीं है, तो कॉमन आ रहा है 2 2, ये 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। कॉमन की न्यूनतम घात, न्यूनतम कितनी घात, 1 है। ये ऊपर वाले में कितनी घात है, 1 घात है, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये आया HCF आया कॉमन की न्यूनतम घात 2। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा कॉमन की तो मैक्सिमम पावर अधिकतम घात 2, और शेष बचे हुए पद, शेष बचे हुए पद कौन से होंगे, 3 बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया और 23 बच गया, ठीक है। इन सभी का आपस में गुणा करना है आपको। अभी कर सकते हैं अपने 2 की पावर 2 का मतलब 4, क्योंकि 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, और 3 गुना 5, यानी मैंने भी लिख दिया इनको 15 लिख दिया इनको, 15 17 23, 15 चौके 60 गुणा 17 गुणा 23, और गुणा करने पर उत्तर हमें प्राप्त होगा, वो होगा 23,460, ये इसका गुणा आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो संख्याओं का गुणा होगा फर्स्ट एंड टू सेकेंड, वो उत्तर आएगा अपने पास 510 गुणा 92 से। इनका उत्तर निकालोगे आप गुणा करने के बाद 510 और 92 को, तो यह आ जाएगा 46,000, ठीक है, 920 आएगा। और आप HCF और LCM का गुणा करोगे तो अब अपने पास 2 HCF है और LCM है 23,460, उत्तर आएगा 46,920। अब आप देख पा रहे हो दोनों बराबर आए हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर है किसके, HCF गुना LCM के। बाकी थर्ड नंबर सवाल हम अपने करते हैं अब, और समझ में आ जाएगा आपको। थर्ड में अपने को संख्या दी हुई है, वो ये 336 और 52, ठीक है, 336 और 52। तीन सौ छत्तीस 2 से भाग जाएगा पूरा पूरा, उत्तर आएगा अपने पास 1 6 8, फिर 2 से जाएगा उत्तर आएगा 8 और 4, ठीक है। फिर 2 से जाएगा उत्तर आएगा 42, फिर 2 से जाएगा उत्तर आएगा 21, और फिर 3 से जाएगा 7 7, फिर 7 से जाएगा लास्ट में 1, ये आ गया। इसके बाद में 52 का बिल्कुल ही सरल है, तो 52 का 2 से जाएगा उत्तर आएगा 26, फिर 2 से जाएगा उत्तर आएगा 13, और 13 का 13 से जाएगा 1 आएगा। तो 336 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 4 बार आ रहा है, 3 गुना 7, ये इस तरीके से लिख सकता हूँ। और 52 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 गुणा 13, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ 52 नहीं है, यहाँ 54 है, ठीक है, ये 54 होगा, तो उत्तर आएगा 27, इधर 27 आएगा तो इधर 3 से जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा और 1 आ जाएगा लास्ट में, इस तरीके से। तो अब आया अपने पास
2 की पावर 1 आई है और 3 की पावर आई है 3। ठीक है, ये आया अपने पास 54 का गुणनखंड निकल के। अब हम फर्स्ट HCF निकाल रहे हैं। HCF आपको पता है कॉमन क्या कर रहे हैं, 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है और कॉमन इसमें 3 भी है। ठीक है, अब इनकी छोटी घात है, इसकी छोटी घात 1 है, 3 की छोटी घात है वो भी 1 है। उत्तर आया HCF आया 6। और LCM कितना आएगा, तो कॉमन सबसे पहले लिख लो कॉमन, उसकी अधिकतम घात 4 है, इसकी 3 है और अन्य बचा हुआ पद एक 7 है। बस ये आ गया। और अब गुणा करोगे तो आएगा अपने पास 16 इंटू और 7, इन सभी का गुणा कर दो। इन सभी का गुणा करते ही आंसर आ जाएगा एलसीएम का। एलसीएम का उत्तर आएगा निकल के आपके पास 3024। अब आप फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या करके देखें तो 336 इंटू 54, इसका उत्तर आएगा 18,144। और HCF का और LCM का गुणा करोगे तब भी आपके पास उत्तर आएगा 6 गुणा 3024 गुणा किया तो उत्तर आया 18,144। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं तो उत्तर की जांच होती है। इस तरीके से हमने 2 सवाल कर लिए हैं इसके मैथ के। और अब तीसरा सवाल करते हैं। इसके बाद तीसरा सवाल है, उसके अंदर दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा है। ठीक है, इस विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। फर्स्ट सवाल, सेकंड और थर्ड, ये 3 सवाल है इसके अंदर। ठीक है, करते हैं बारी बारी से इनको। तीसरे का पहला सवाल 12, 15, ठीक है 12, 15 और 21, ये 3 है। इनका HCF निकालना है और आपने इसका LCM निकालना है। ये दोनों चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ये प्लस के साइन बना लेने हैं। जितनी संख्याएं हैं उतने साइन बन जाएंगे ये। और 12 को इसमें डाल दिया, 15 और 21। ठीक है, 2 के पाड़े से जाएगा 6 आएगा, फिर 2 से जाएगा 3 आएगा, 3 से भाग लगाया 1 आएगा। फिर 15 2 के पाड़े में आने वाली संख्या नहीं है, 3 के पाड़े वाली है। 3 के पाड़े में 5 नंबर पे आता है। फिर 5 कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे 5 के पाड़े में। फिर से 3 के पाड़े में 7, 7, 1। अब 12 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणा 3, ये लिख सकते हो। और 15 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 5। ठीक है, और 21 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 7। तो अब HCF देखना है। HCF क्या आएगा, कॉमन की न्यूनतम घात। ये कॉमन 3, 3, 3 तीनों में आ रहा है, देख पा रहे हो आप। ये 3, 3, 3 तीनों में ही आ रहा है, इसीलिए अब जो इसकी HCF होगा वो 3 होगा। और इनकी घात न्यूनतम 1 ही है तो 1 ही रहेगी, यानी HCF 3 आ गया अपना। LCM आता है वो कॉमन की तो अधिकतम घात, कॉमन की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। और शेष बचे हुए पद ये हैं, मैंने लिख दिए। अब 3 का मतलब 3 और 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 गुणा 2 यानी 4, 5 गुणा 7। अब इन सभी का गुणा करते हैं तो 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 60 और 60 साते 420। ठीक है, ये हमने HCF और LCM दोनों के ज्ञात कर दिए। अब इसके बाद में इसका सेकंड सवाल में हमें संख्याएं दी हुई हैं, किन किन का ज्ञात करना है HCF LCM। तो 17, 23 और 29, इनका LCM HCF ज्ञात करना है अपने को। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो 17 के लिए मैंने बॉक्स बनाया, 23 के लिए और एक ये 29 के लिए। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो 17, 17 के पाड़े में आता है और किसी के नहीं आता। 23, 23 के पाड़े में आता है क्योंकि अभाज्य संख्या। 29, 29 के पाड़े में आता है इसलिए।
अब मैं 17 को लिख सकता हूँ 1 गुणा 17, 17 एकम 17, और 23 को लिख सकता हूँ 1 गुणा 23, और 29 को क्या लिख सकता हूँ, तो 1 गुणा 29। अब HCF क्या होगा, HCF होगा तीनों में कॉमन, ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो HCF इसका क्या हो जाएगा 1, और LCM क्या हो जाएगा, कॉमन तो होगा ही होगा और शेष बचे हुए पद। अब इन सभी का गुणा करने में 17 एकम 17 और 23 और 29, इन सभी का गुणा करने पर आपको जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा 11,339, ये आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में तीसरा सवाल करते हैं अपने। तीसरे सवाल में 8, 9 और 25 इनका HCF निकालना है आपको। तो 8, 9 और 25 का HCF निकालना है। सबसे पहले देखो 3 संख्याएं, 3 इस तरीके के प्लस मार्क बनाएंगे। ठीक है, 3 प्लस मार्क बना लिए, सभी संख्याओं को इस प्लस मार्क में डाल देंगे। 25, 9 और 8, 2 के पाड़े से भाग लगाएंगे, 4 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 आएगा, फिर 2, 1। ये 3 के पाड़े से जा रहा है और ये 5 के पाड़े से जा रहा है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं अपने सबसे पहले 8 को क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, और 9 को लिखेंगे 2 3 आ रहे हैं तो 3 की पावर 2, और 25 को लिखेंगे आप 5 की पावर 2। अब HCF कॉमन है कुछ इसमें नहीं है, तो आप क्या करो, गुणा 1 सभी में लगा लो, तो 1 सभी में कॉमन आ गया, क्योंकि गुणा 1 लगाने से ना तो संख्या बढ़ेगी ना घटेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा गुणा 1 करने से। ठीक है, HCF अपने पास ये आ गया। अब LCM क्या आएगा, LCM आएगा HCF वाला, उसकी पावर तो मैक्सिमम आएगी, यानी HCF की तो पावर मैक्सिमम है 1 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ये सारे आ गए। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 9 और 25, इन सभी का गुणा। 25 8 कितना होता है, तो मेरे को याद है इसलिए मैंने 200 सीधा लिख दिया, 9, और उत्तर आया 1800 इसका। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। ये इस तरीके से हमने तीनों सवाल अपने कंप्लीट किए तीसरे के। ठीक है, अब चौथा सवाल इसका क्या बोल रहा है, चौथा सवाल मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। वो कह रहा है HCF है, चौथे सवाल में आप दिया हुआ है कि HCF है वो दो संख्याओं का, किन दो संख्याओं का, 306 और 657, 306 और 657, इनका HCF दिया हुआ है अपने को 9। ठीक है, वो कह रहा है LCM ज्ञात कीजिए किनका, 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि संख्या फर्स्ट इंटू संख्या सेकंड इज इक्वल टू HCF गुणा LCM, ये सूत्र हमें याद है। अब आप सवाल कर सकते हो, फर्स्ट संख्या कितनी है, 306 है, और 657 दूसरी संख्या है, और HCF अपने को पता है 9 है, LCM नहीं पता तो LCM का LCM रहने देंगे। अब आपको पता है ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है इधर वाली और ये राइट हैंड साइड है, और ये 9 इस तरफ आएगा तो ये गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ भाग के अंदर आ गया 9 और बराबर में बच गया अपने पास LCM। ठीक है, LCM अब काटेंगे अपने, देख पा रहे हैं 3 के पाड़े से कट रहा है, ये 3 और ये आ गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर से आप देख पा रहे हो ये 3 के पाड़े से कट रहा है, क्योंकि अंकों का योग कितना आ रहा है, इनका 3 आ रहा है अंकों का योग, 3 एकम 3 और 3 3 9, 3 चौके 12। अब 34 को गुणा करना है 657 से, अपना LCM आ जाएगा।
ठीक है, ये गुना कर दो, 4 7 28, 2 आई हासिल, 20 2 22, 2 आई हासिल, 24 और 2 26। ठीक है, और फिर बाद में 3 7 21, 2 आई हासिल, 15 2 17, 1 आई हासिल, 18 और 1 19। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये एक था। 8 3 और 13, 1 आई हासिल, 10 और 1 12, 12 1 आई हासिल, 2 22, 22 338 आ गया अपने पास। किसका मान? एलसीएम का मान। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये चौथा सवाल था। इसके अंदर एचसीएफ आपको दिया हुआ था, संख्याएं आपको फर्स्ट और सेकंड दे रखी थी, और ये एचसीएफ का मान भी दे रखा था। अब अपने को एलसीएम निकालना था, वो सीधा हमने निकाल दिया इस तरीके से चौथे सवाल का आंसर। अब पांचवा सवाल हम पढ़ते हैं। तो पांचवा सवाल है कि वो कह रहा है, ये पांचवा प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसका हल कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो अब देखो, प्राकृत संख्या दी हुई n, प्राकृत संख्या n का मान क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इट्स सुनो ना, बहुत सारे ऐसे मान आगे चलते रहेंगे। 6 की पावर n, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ n बराबर 1 पर। तो n बराबर 1 पर 6 की पावर n क्या बन जाएगी? 6 की पावर 1 बन जाएगी, और ये किस पे समाप्त हो रही है? 6 पर। अब n बराबर मैं ले रहा हूँ 2 पर। अब बनेगी 6 की पावर 2। तो 6 की पावर 2 का मतलब है 6 गुना 6 यानी 36। अब समाप्त किस पे हुई? 6 पर। तो देखो, किसी प्राकृत संख्या के लिए 6 की पावर n है, वो 0 पे समाप्त हो सकती है, ये पूछ रहा है ये। तो अब आगे और चेक करते हैं अपने। तो 3 लिया n बराबर 3 पर, तो देखा हमने, तो 6 की पावर आ रही है 3, तो 6 को 3 बार गुना करना है, और इसका आंसर आया 216। क्या 6 की पावर n मतलब n का मान बदलने पर जो आंसर आ रहा है वो 0 पे समाप्त हो सकता है क्या? तो आप देख रहे हैं कि ये 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता 0 पे समाप्त। ठीक है, इसी तरीके से अपने और काम करते रहेंगे, तब भी पीछे वाला अंक क्या प्राप्त होगा? 6। इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं कि 6 की पावर n, ठीक है, जहाँ n क्या है? प्राकृत संख्या है, जीरो पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसका एक और मेथड भी है। ये तो एक तरीका है, फर्स्ट मेथड है इसका, इस सवाल को करने का। सेकंड मेथड ये है कि 6 की पावर n है, मैं इसको लिख देता हूँ 2 गुना 3 की पावर n, क्योंकि 2 गुना 3 का मतलब भी 6 होता है। अब 2 की पावर n हो गई और 3 की पावर n हो गई। ठीक है, और संख्या 0 पर समाप्त होगी यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर m या 2 की पावर m 5 की पावर n या 2 की पावर m 5 की पावर m या 2 की पावर n 5 की पावर n हो। ठीक है, जहाँ m प्राकृत mn क्या है? प्राकृत संख्या है। संख्या 0 पर समाप्त होगी यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में
ये वाला रूप हो या ये वाला रूप हो या ये वाला, यहाँ हम देखते हैं कि गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इतनी सी बात है। ये लिखते भी आपका सवाल हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो इस सवाल को तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अब बार बार देख लिया, रख के आपने n के मान यानी प्राकृत संख्या फिर भी नहीं आ रहा है, 0 पर समाप्त नहीं हो रही है, 6 पर ही समाप्त हो रही है, इसीलिए। ठीक है, अब आगे वाला सवाल है छठा सवाल आपको कह रहा है व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 6 है, वो आपको कह रही है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इस चीज़ की व्याख्या करनी है अपने को। ठीक है, तो पहली संख्या में दी हुई है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो मैंने आपको बताया था इसमें एक से पूरा पूरा भाजक हो सकता है, एक भाजक हो सकता है, स्वयं से भी जाता है और अन्य से भी जाता है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब ये संख्या क्या बन रही है, संख्या बन रही है लगभग अपने गुणा कर देते हैं 11 77, 77 को 13 से गुणा करना है प्लस 13, ये पहली संख्या बन गई अपने पास। ये बन गई अपने पास 13 7 91, 9 अंशिल और 91 और 9 कितने हो गए 100। ठीक है, और गुणा प्लस 13। ठीक है, तो अब इसमें जोड़ करेंगे तो अपने पास आया 1014 और 1014 के आप गुणनखंड करो तो क्या आते हैं 2 से 507। आगे ये जाएगा 3 से, क्योंकि अंकों का योग 12 आ रहा है, 3 एकम 3, 3 छीके 18, 3 में 27, फिर ये जाएगा 13 से। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड निकल के आए 1014 के, वो आए 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। इसका मतलब, इसका अर्थ ये है अर्थात 1014 के भाजकों की संख्या, जो भाग लगा सकते हैं इसको, संख्या कितने हैं, तो आप देख पा रहे हो 2 3 और 13। भाजकों की संख्या कितनी होगी 3 है इसके भाजकों की संख्या, और 1 भी शामिल कर लो इसके अंदर, तो 4 इसके भाजक हो गए। ठीक है, भाजकों की संख्या 4 है, अतः यह भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें 2 ही भाजक होते हैं, एक तो खुद होता है वो और एक होता है, यह भाज्य संख्या है। अब दूसरे वर्ड में देखते हैं अपने, दूसरी संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 3। ठीक है, ये संख्या दी हुई है आपको। ठीक है, अब इसमें आप देख पा रहे हो कॉमन ले लो, या तो इस तरीके से कर लो कि ये संख्या है 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा
2 × 1 + 1, ठीक है। अब देखो ये कॉमन ले लिया मैंने, ये 3 इसमें है, 2 पद हैं, 2 पदों में 3 3 आ रहे हैं, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब इसके बाद में इनका गुना करो अंदर वालों का। 7 छक्के 42, 42 पंजे 240, 240 चौके 960, 960 दुए कितना हो गया, 1920 हो गया शायद, 1920 +1 और 3 ये गुणा में, 3 × 1921। अब 1921 के टुकड़े कर सकते हो क्या आप? 1921 के टुकड़े 7 से भाग जाएगा इसके अंदर, 7 दूनी 14, 5 और 2 52 हो गए, 7 7 49, और फिर 3 नहीं जाएगा, ये 7 से भी नहीं जाएगा। अब 1921 है, वो 7 से नहीं जा रहा, चलो किसी से भी जाए। अब अपने को देखो ये संख्या मिल गई ना, इसके 2 गुणनखंड मिल गए, ठीक है। अतः जो संख्या है, अतः संख्या जो कौन सी है, अतः संख्या है वो कौन सी है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +3, ठीक है, के भाजकों की संख्या कितनी है, संख्या 2 से अधिक है, अधिक है। कैसे अधिक है? तो आपको पता है 1 भी इसका भाजक है, 3 भी रहेगा, 1921 भी है, ठीक है। अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद में हम बात करते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है हमारा, ध्यान से पढ़िएगा पहले। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, एक वर्ताकार पथ है, उसके अंदर चारों ओर वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक चक्कर लगाया सोनिया ने, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये बिल्कुल ही सरल सवाल है, यही हल कर देते हैं इसको, ठीक है। एक तो रवि है और ये वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस पे एक ही स्थान से दोनों ने स्टार्ट किया, किसने? रवि और सोनिया ने, है ना, रवि और सोनिया ने। और अब देखो रवि को टाइम लग रहा है वो 12 मिनट लग रहे हैं, और सोनिया को टाइम लगता है वो कितने? 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से ये भागना स्टार्ट किया इन्होंने। तो आपको पता है कि रवि अगर, हाँ पहले हम प्रैक्टिकली बात करते हैं इसकी। तो ये 12 मिनट में कहाँ होगा? रवि यहाँ पे आ जाएगा 12 मिनट में, और जो ये रवि हो गया, और सोनिया कहाँ होगी 12 मिनट में? तो वो 12 मिनट में होगी लगभग यहाँ होगी, ठीक है। अभी मिलेंगे नहीं ये वापस से, फिर रवि वापस से चक्कर लगाएगा और ये 24 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, 24 मिनट में। और ये सोनिया कहाँ होगी? ये 12 मिनट में यहाँ पे पहुँचेगी, और फिर क्योंकि 18 मिनट में यहाँ पे पहुँची है ये 18, और लगभग यहाँ होगी ये 24 मिनट में, ठीक है। अब इसके बाद में रवि होगा वो तीसरा राउंड पूरा करके आ जाएगा 36 मिनट में, 36 मिनट हो गए। और ये 18 मिनट के अंदर, 18 मिनट में एक राउंड है तो 2 राउंड हो गए 36 मिनट के अंदर, यहाँ पे भी आ जाएगी। तो ये 36 मिनट बाद में ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। और ये 3 राउंड पूरे कर चुका होगा रवि, और सोनिया करेगी 2 राउंड पूरे। अब ऐसे सवालों के लिए क्या करना होता है? तो
तो ऐसे सवालों के लिए हमें सीधा एलसीएम ज्ञात करना है किसका, ठीक है। प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय, ये निकालना है अपने को, वापस से मिलने में समय लगा समय। तो ये हमें निकालना पड़ेगा 12 और 18 का एलसीएम निकाल रहे हैं। तो आपको पता है 12 और 18 का इस तरीके से 12 के लिए अलग साइन बना लिया और 18 के लिए अलग बना लिया। 2 से जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से जाएगा 1 आ जाएगा, 2 से जाएगा 9 आ जाएगा, 3 से जाएगा 3 आएगा, 3 से फिर से जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप 12 को क्या लिख सकते हो, 12 को लिख सकते हो आप 2 गुना 2 गुना या 2 की पावर 2 गुना 3। और 18 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 3 की पावर 2। अब एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम होता है कॉमन की अधिकतम घात और कॉमन की अधिकतम घात, दोनों ही कॉमन है। 2 आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, लेकिन अधिकतम घातें लेनी है। तो 2 का 2 से गुणा किया 4 आ गया, 3 का 3 से किया तो 9 आया। तो ये वापस मिलने का जो समय आया वो क्या आया, 36 मिनट बाद वो वापस मिल जाएंगे एक दूसरे को। ये इसका आंसर रहेगा 7th सवाल का, ठीक है। ये हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया कि ये 3 राउंड लगाएगा तो 36 मिनट हो जाएंगे इसको, और इसको 18 मिनट 2 बार 2 राउंड लगाएगी ये हो गया आपकी प्रश्नावली ये कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट हो, कोई डिस्कशन करना हो तो आप कमेंट में कोई अपना प्रश्न डाल सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।